पीछे की क्लास में हमारे आपके बीच में तय हुआ था डी ब्लॉक एलिमेंट्स के फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के फ्लोराइड और सल्फाइड के बारे में। वहां हम लोग इसके फ्लोराइड और सल्फाइड की प्रॉपर्टी सीख लिए थे। आज हम उस क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम लोग शुरू करेंगे कार्बाइड की टॉपिक। उससे पहले आपको हम एक इंफॉर्मेशन दे दें कि अगर आपको वीडियो देखने के दौरान अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी पार्टिकुलर टॉपिक पर हमें कोई लेक्चर आपको देना चाहिए कि हाँ ये टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसे सजेशन बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं। उस पर हम एक पार्टिकुलर स्पेशल वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे, जिससे आपको समझने में उतनी कठिनाइयाँ उत्पन्न नहीं होगी। तो अगर हम कार्बाइड की बात करें तो आज हम जो सीखेंगे वह है डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कार्बाइड्स के बारे में। ये जो कार्बाइड्स होते हैं, ये मेटल के जो कार्बाइड्स होते हैं, ये जनरली दो तरह के कार्बाइड्स होते हैं। एक होते हैं सॉल्ट लाइक कार्बाइड और दूसरे होते हैं इंटर एस्टीशियल लाइक कार्बाइड। मतलब ये जो कार्बाइड होते हैं वह इलेक्ट्रोवैलेंट होते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट कार्बाइड या आयनिक कार्बाइड। और इस कार्बाइड को हम लोग कहते हैं मेटेलिक कार्बाइड। तो दो तरह के कार्बाइड्स होते हैं, एक होता है मेटेलिक कार्बाइड और दूसरा होता है इलेक्ट्रोवैलेंट कार्बाइड या आयनिक कार्बाइड। इस इलेक्ट्रोवैलेंट या इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक कार्बाइड जो होते हैं, इसमें तीन एलिमेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, स्कैंडियम, कॉपर और जिंक। और इसमें जो होते हैं टोटल 6 एलिमेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें जो 6 एलिमेंट्स जो पार्टिसिपेट करते हैं उसमें कोबाल्ट, फेरस, मैग्नीज, क्रोमियम, वेनेडियम, टिटेनियम। तो ये जो 6 एलिमेंट्स हुए, ये जो होते हैं मेटेलिक कार्बाइड होते हैं। और ये तीन जो होते हैं वो आयनिक और इलेक्ट्रोलाइट कार्बाइड होते हैं। एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दें, जो इसमें से कॉपर होता है, कोबाल्ट जो होता है, ये भी उतना अच्छा कार्बाइड का फॉर्मेशन नहीं करता है। और 6 यहां 3 यहां 9 और एक एलिमेंट्स हो गया निकेल, ये अपने कार्बाइड्स बनाता ही नहीं है। तो इसमें आप याद रखेंगे कि जनरली 8 ही एलिमेंट्स जो होते हैं वह कार्बाइड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, स्कैंडियम, कॉपर, जिंक, फेरस, मैग्नीज, क्रोमियम, वेनेडियम और टिटेनियम। ठीक है, अगर हम इसमें से एक एक कार्बाइड के बारे में स्टडी करना शुरू करें तो सबसे पहले हम सीखना शुरू करते हैं वह होता है स्कैंडियम के कार्बाइड। ठीक है, तो अगर हम स्कैंडियम के कार्बाइड को बनाने के लिए हम कहते हैं कि जो हमारे पास स्कैंडियम के ऑक्साइड होते हैं, अगर उस स्कैंडियम के ऑक्साइड को अगर हम क्या कर दें, कार्बन के साथ मिला दें, Sc2O3 को जब हम कार्बन के साथ मिलाते हैं तो स्कैंडियम के कार्बाइड बनते हैं, स्कैंडियम के कार्बाइड बनते हैं। ठीक है, और साथ में यहां से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। इस स्कैंडियम को कार्बाइड का एक और नाम होता है, इसको हम लोग कहते हैं स्कैंडियम एसिटाइलाइड। इसका नाम होता है स्कैंडियम एसिटाइलाइड या एसिटाइलाइड। इसका दूसरा नाम होता है स्कैंडियम एसिटाइलाइड। तो इसका प्रिपरेशन मेथड क्या होता है कि स्कैंडियम के ऑक्साइड को जब कार्बन के साथ मिलाते हैं या हीट करते हैं तो यहां से स्कैंडियम कार्बाइड मिलता है। ठीक है, तो ये है इसका प्रिपरेशन मेथड। अगर इसकी हम केमिकल प्रॉपर्टी CP, ध्यान रहे केमिकल प्रॉपर्टी नॉट किल्निक प्लस, जब इसकी केमिकल प्रॉपर्टी कहते हैं तो कहते हैं कि ये वाटर में सॉल्युबल होता है। मतलब कि जो स्कैंडियम कार्बाइड है, ScC2 है,
इस स्कैंडियम कार्बाइड को जब H2O के साथ मिलाते हैं तो ये स्कैंडियम OH के साथ मिलकर स्कैंडियम हाइड्रा ऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, और साथ में बनता है एसिटाइलाइन, इसको बोलते हैं एसिटाइलिन, एसिटाइलिन, टाइलिन। तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या हुआ कि स्कैंडियम जो है वाटर के साथ मिलकर स्कैंडियम हाइड्रोक्साइड और एसिटाइलिन बनता है। ये जो एसिटाइलिन होता है इसका आगे चलकर हम यूज करते हैं कहां पे, आप स्कैंडियम पढ़ लिए। दूसरा जो हमारे पास कंपाउंड होता है स्कैंडियम के कार्बाइड के बाद आता है कॉपर के कार्बाइड। तो कहते हैं कि जो कॉपर के कार्बाइड होता है, अगर इसमें हम क्यूप्रस क्लोराइड, नाम क्या है इसका, क्यूप्रस क्लोराइड, तो क्यूप्रस क्लोराइड को अगर हम बेसिक मीडियम में अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, क्यूप्रस क्लोराइड को अगर हम बेसिक मीडियम मतलब अमोनियम हाइड्रा ऑक्साइड के साथ इसी एसिटाइलिन को अगर इसमें मिला देते हैं तो हमको यहां से आसानी से कॉपर के कार्बाइड मिल जाते हैं। ठीक है, और इस कॉपर के कार्बाइड को ही आगे चलकर क्या करते हैं, यहां पर स्कैंडियम के एसिटाइलाइड का है, यहां पर कॉपर के एसिटाइलाइड कहते हैं। और साथ में यहां स्कैंडियम मिल गया तो यहां से एक मिलता है जिसको हम लोग कहते हैं अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और निकलता है यहां से H2। तो क्या मिला यहां से, अगर आप रिएक्शन को बैलेंस करें तो यहां पर कॉपर की संख्या 1 है, यहां पे कॉपर की संख्या 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहां पे स्कैंडियम हो गया। अब यहां पे क्लोरीन की संख्या 1 है, यहां पे क्लोरीन की संख्या 2 है, यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हम NH2 हो गया, यहां पे क्या कर दे 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अब इधर से ये कितने हो गए, अब हाइड्रोजन की संख्या देख लो, 2 यहां पे है और 4 दूनी 8 यहां पर है, एक 9 है, यहां पे 4 दूनी 8 एक 9 है, और यहां पर भी आपका क्लोरीन की संख्या हो गया। ऑक्सीजन की संख्या कितना है, यहां पर 2 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन है, यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया आपका रिएक्शन कंप्लीट। तो क्या कहते हैं कि जब क्यूप्रस क्लोराइड CuCl, ऐसा नहीं कि आप इसको सारा मिला लीजिएगा, हम यहां प्लस है ये CuCl, जब क्यूप्रस क्लोराइड जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलता है एसिटाइलिन के प्रेजेंस में, तो ऐसे स्थिति में हमें क्या बनता है, कॉपर के एसिटाइलाइड यानी कि कॉपर के कार्बाइड हमें प्राप्त होता है। तो ये है इसके प्रिपरेशन मेथड, मतलब कि जो आप 2 प्रिपरेशन मेथड आप सीख लिए कि क्यूप्रस के कार्बाइड और स्कैंडियम के कार्बाइड का क्या प्रिपरेशन मेथड होता है। ठीक है, कहते हैं कि ये जो क्यूप्रस जो होता है, क्यूपर कार्बाइड होता है, ये जनरली जो होते हैं डार्क कलर के सॉलिड होते हैं। ऐसा होते हैं ये, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी बोले तो ये डार्क कलर के सॉलिड होते हैं। और डार्क कलर के सॉलिड होने के साथ साथ जब इसे 120 डिग्री सेल्सियस पर क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो ये एक्सप्लोड कर जाता है। मार्क कर लीजिएगा, क्या लिखेंगे, इट इज अ डार्क कलर ब्राउन सॉलिड, लॉक कलर दे देते हैं इसमें, ब्राउन सॉलिड, डार्क कलर ब्राउन सॉलिड विच आर एक्सप्लोड एट 120 डिग्री सेल्सियस, विच आर एक्सप्लोड एट 120 डिग्री सेल्सियस। हो गया। अब इसके बाद कहते हैं कि ये जो होता है जनरली एसिड में सॉल्यूबल होता है, केमिकल प्रॉपर्टी एसिड में सॉल्यूबल होता है। अब ऐसा कोई भी एसिड आप ले लो, जैसे में अगर हम एक एसिड ले लें HCl, तो CuCl2 जब HCl के साथ मिलता है, CuC2 जो है जब HCl के साथ मिलता है, ठीक है, तो यहां जैसे ही ये HCl के साथ मिलेगा तो क्या करेगा, इसे ब्रेक करने की कोशिश करेगा, और जब ब्रेक करता है तो यहां से बनता है C2H2 एसिटाइलिन, जो यहां पर रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया, यहां पर निकल गया, तो C2H2
और साथ में ये जो बच गया C2H2 अब बन गया यहां पर क्यूप्रस कॉपर। अब ये कॉपर क्या करता है, अटैक करता है और बनाता है क्यूप्रस क्लोराइड। ठीक है, तो यहां पर कॉपर की संख्या 2 है, यहां 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्लोरीन हो गया 2, यहां 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये है इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टी क्या कहता है कि जब हमारे पास जो कॉपर के कार्बाइड होते हैं, अगर इनको HCl के साथ अगर पास करा दें तो ये आसानी से एसिटाइलिन दे देते हैं। तो ये बड़े आसान है कार्बाइड। देखिए स्कैंडियम के कार्बाइड भी आसान है और कॉपर के कार्बाइड भी क्या है, आसान है। इसके बाद इस कार्बाइड का तीसरा पोर्शन आता है जिसका नाम है जिंक के कार्बाइड। देखिए जो जिंक के कार्बाइड होते हैं, कहते हैं थर्ड हेड डाल लीजिए जिंक कार्बाइड। देखिए जो जिंक के कार्बाइड होते हैं, कहते हैं कि जो हमारे पास जिंक होता है, अगर जिंक को एसिटाइलिन के साथ हीट कर दें, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है एसिटाइलिन। जब जिंक को एसिटाइलिन के साथ हीट कर दें तो ये जिंक के कार्बाइड बना लेते हैं और यहां से हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। हीट करने के लिए करीब करीब 400 से 500 डिग्री सेल्सियस देते हैं। तो क्या बना है कि जिंक को जब एसिटाइलिन के साथ हीट करते हैं तो जिंक का कार्बाइड और हाइड्रोजन मिलता है। इसका एक और मेथड होता है, ठीक है, या इसको आप एक मेथड याद रखिए, बहुत है, आसान मेथड है, ज्यादा मेथड याद करेंगे तो कंफ्यूज कर जाएंगे। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो कहते हैं कि ये व्हाइट कलर का पाउडर होता है। कैसा होता है, व्हाइट कलर का पाउडर होता है। और ये व्हाइट कलर के पाउडर होने के साथ साथ ये वाटर में सॉल्युबल होता है। मतलब कि जो हमारे पास जिंक कार्बाइड है, अगर इसको हम H2O के साथ मिला दें तो फिर हमको क्या मिलेगा, एसिटाइलिन। बड़ी अच्छी चीज है, जिससे रिएक्शन करता है वही बाद में दे देता है और मिल गया जिंक हाइड्रा ऑक्साइड। ठीक है, तो जिससे रिएक्शन किया वही मिल गया OH का होल ट्वाइस। तो क्या पढ़ेंगे, जिंक की कार्बाइड बनाने के लिए जब जिंक को एसिटाइलिन के साथ, नाम क्या है इसका, एसिटाइलिन, जब एसिटाइलिन के साथ जब इसे हीट करते हैं तो क्या बनता है, जिंक का कार्बाइड बनता है। जिंक के कार्बाइड बना और साथ में क्या, इसी को जिंक का एसिटाइलाइड भी कहते हैं। और फिजिकल प्रॉपर्टी व्हाइट कलर का पाउडर होता है। केमिकल प्रॉपर्टी वाटर में सॉल्युबल होता है। सॉल्युबल होने के बाद जिंक हाइड्रोक्साइड देता है और पुनः क्या देता है, एसिटाइलिन देता है। तो ये है आपका, ये तीनों ऑक्साइड हम लोग जो कार्बाइड जो हम सीखे हैं, वह कार्बाइड किसका था, सॉल्ट कार्बाइड था। मतलब ये था कार्बाइड का फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट इंपॉर्टेंट है, जो है इंटरस्टिशियल कार्बाइड। इंटरस्टिशियल कार्बाइड, इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स। अब देखिए जो इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स हैं ये क्या करते हैं, इनमें सबसे बड़ी खासियत ये होती है, ये काफी हाई टेम्परेचर पर काम करते हैं। इसको हम लोग मेटेलिक कार्बाइड भी कहते हैं। तो इनकी खासियत होती है कि ये हमेशा हायर टेम्परेचर पर ज्यादा वर्क करते हैं। मतलब इसमें अगर हम सबसे पहले, इसमें एलिमेंट्स कौन कौन है, कोबाल्ट था, फेरस था और कौन कौन था, मैग्नीज था। और कोबाल्ट हो गया, फेरस हो गया, मैग्नीज हो गया, क्रोमियम हो गया, वेनेडियम हो गया, टिटेनियम हो गया। ये इसके 6 एलिमेंट्स जो होते हैं वह इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स होते हैं। ये एलिमेंट्स उतना अच्छा कार्बाइड का फॉर्मेशन नहीं करता, इसलिए इसके बारे में हम ज्यादा स्टडी नहीं करते हैं। हम सिर्फ 5 कार्बाइड्स के बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे। उसमें सबसे पहला कार्बाइड है वो टिटेनियम का कार्बाइड है। हम उधर से स्टडी करना शुरू करते हैं। कहते हैं कि जो टिटेनियम के ऑक्साइड होता है, उसे अगर हम कार्बन के साथ
2000 से 2200 डिग्री सेल्सियस पर अगर हीट कर दें तो ये बना लेता है टिटेनियम के कार्बाइड, और यहां से निकलता है एक, 2 कार्बन, एक निकल गया CO2। तो कैसे बना कि जब टिटेनियम के ऑक्साइड को कार्बन के साथ मिलते हैं तो टिटेनियम का कार्बाइड बन जाता है। कितना आसान तरीका है। ये टिटेनियम 4 ऑक्साइड यहां से बन गया टिटेनियम कार्बाइड। इसी तरह से अगर हम वेनेडियम को देखें तो जो वेनेडियम है, अगर वेनेडियम जब कार्बन के साथ मिलता है इलेक्ट्रिक फ्लोरेंस की स्थिति में, इलेक्ट्रिक फ्लोरेंस होता है, फ्लोरेंस, जब इसको भी करीब करीब 2000 से 2200 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं तो वेनेडियम कार्बाइड बन जाता है। तो वेनेडियम कार्बाइड और टिटेनियम कार्बाइड दो सबसे अच्छे और इंपॉर्टेंट कार्बाइड जिसको बनाने के लिए थोड़ी सी भी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है और आसानी से क्या होते हैं, ये बन जाते हैं। तो कहते हैं कि वेनेडियम कार्बाइड और टिटेनियम कार्बाइड दो चीज तो हमको तैयार हो गया। कहते हैं कि आप एक बात लिख लीजिए, आप यहां पे वेनेडियम कार्बाइड है, इसे बनाने के एक और मेथड होते हैं कि यहां पे 2V जब कार्बन के साथ मिल जाता है तो ये भी बना लेता है क्या चीज, V2C, ये भी है वेनेडियम कार्बाइड। या ये वेनेडियम जब 2 कार्बन इसके साथ मिलता है तो VC2, ये भी है वेनेडियम कार्बाइड। तो सारे के सारे ये भी वेनेडियम कार्बाइड, ये भी वेनेडियम कार्बाइड, ये भी वेनेडियम कार्बाइड। तो आप एक लाइन लिख लीजिए, कार्बाइड ऑफ टिटेनियम एंड वेनेडियम, कार्बाइड ऑफ टिटेनियम एंड वेनेडियम, कार्बाइड ऑफ टिटेनियम एंड वेनेडियम act as a refractors act as a refractors, कॉमा देख के लिखिए, वेनेडियम कार्बाइड इज decomposed by acid, vanadium carbide is decomposed by acid and water in red hot state, कहते हैं कि जब इसे काफी हीट करेंगे तब जाकर ये आसानी से क्या करता है, ब्रेक करता है। इतना आसानी से टूटने वाला कंपाउंड नहीं होता है। चलिए, तो हम सीख लिए टिटेनियम के कार्बाइड और सीख लिए वेनेडियम के कार्बाइड। अब इसके बाद आता है क्रोमियम के कार्बाइड। तो अगला हेडिंग है क्रोमियम के कार्बाइड। अब देखिए, जो क्रोमियम के कार्बाइड होते हैं ये कई सारे रूप में पाए जाते हैं। ये क्रोमियम के कार्बाइड जैसे में Cr3C2, ये भी एक कार्बाइड है, या Cr4O2 कार्बाइड ऑक्साइड, सॉरी कार्बाइड पढ़ रहे हैं, Cr4C2 ये भी इसका कार्बाइड होता है, या Cr5C2 ये भी इसका कार्बाइड होता है। तो क्रोमियम जो होते हैं अपने 3 कार्बाइड के रूप में पाए जाते हैं। अगर हम एक बना दें, अगर Cr2O3 क्रोमियम के ऑक्साइड जब कार्बन एलिमेंट्स के साथ मिलता है और इसे हीट करते हैं 2000 से 2200 डिग्री सेल्सियस पे, तो यहां से क्रोमियम के कार्बाइड बनते हैं Cr3C2। क्रोमियम के क्या बने, कार्बाइड बनते हैं और यहां से कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होते हैं। ठीक है, तो यहां पे कितने क्रोमियम है, 3 है, यहां पे 2 है। अगर यहां 3 से मल्टीप्लाई करते 3 दूना 6, यहां 2 से मल्टीप्लाई करें 3 दूना 6 हो गया। अब यहां ऑक्सीजन कितना हो गया, 3 तरीका 9 ऑक्सीजन यहां पर है, तो 9 से मल्टीप्लाई कर दे, कार्बन की संख्या यहां 9 अधिक हो गया क्या, यहां पे 9 हो गया और यहां पे कितना 4, 13, तो यहां पर हो गया 13। तो बनाने का मेथड कि जब क्रोमियम के ऑक्साइड को जब कार्बन के साथ हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पे तो क्रोमियम के कार्बाइड बन जाता है। इसी तरह कहते हैं कि ये जो नॉर्मली जो हमारे पास रिएक्शन होता है तो इसमें आप लिख लीजिए, इट इज रिफ्रैक्टरी मटेरियल या रिफ्रैक्टिव मेटल
It is refractory metal which are remain unaffected इन एसिड और बेस। ये बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है, जो एसिड और बेस पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। सो इट्स यूज इन अ एक्सपेरिमेंटल इक्विपमेंट इन लेबोरेटरी। तो इसका कहां यूज करते हैं हम लोग? लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंटल इक्विपमेंट बनाने में यूज करते हैं। अब इसका अगला ऑक्साइड जो मिलेगा वो है मैग्नीज के ऑक्साइड। अब जो मैग्नीज के ऑक्साइड है ये क्या कहता है? कहा कि जो मैग्नीज है इसे अगर कार्बन के साथ हीट कर देते हैं तो मैग्नीज के कार्बाइड बन जाता है। बन गया मैग्नीज का कार्बाइड। मैग्नीज को कार्बन के साथ अगर हीट कर देते हैं तो यह बन जाता है मैग्नीज के कार्बाइड। तो मैग्नीज के कार्बाइड की अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो कहता है कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। लिख लीजिए, इट इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड विच आर सोल्यूबल इन वाटर। तो जो हमारे पास मैग्नीज का कार्बाइड है, ये इसका केमिकल प्रॉपर्टी बताने जा रहे हैं। मैग्नीज का जो कार्बाइड है ये H2O के साथ आसानी से सोल्यूबल होकर मैग्नीज हाइड्रा ऑक्साइड देता है, MnOH का होल ट्वाइस देता है, साथ में मार्स गैस देता है, सब लोग कहते हैं मीथेन गैस, और हाइड्रोजन देता है। ये है इसका केमिकल प्रॉपर्टी। आप रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिएगा। 2 यहां, 4 यहां, 6 और 2 8 है। यहां पे हाइड्रोजन की संख्या, कार्बन की संख्या 1 है, कार्बन की संख्या 1 है, ऑक्सीजन यहां पे 2 है, यहां पे ऑक्सीजन कितना है? 1 है। तो ऐसी स्थिति में इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे आप? बैलेंस जब करेंगे तो समय कम है, हम डायरेक्ट बैलेंस कर देते हैं। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 6 हाइड्रोजन हो गया यहाँ पे, और 2 कितना 8 हो गया। अगर इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई करते, 4 दूना 8 हो जाएगा। ऑक्सीजन की संख्या कितना यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितने 4 है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 मैग्नीज हो गया। यहाँ पे कितने मैग्नीज हैं? 3 मैग्नीज हैं। तो यहाँ पे 3 मैग्नीज, यहाँ पे 2 मैग्नीज। तो यहाँ पे क्या करें? पहले 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 मैग्नीज यहाँ पे, 3 मैग्नीज यहाँ पे, कंप्लीट हो गया। यानी मैग्नीज जो हो गया वह यहाँ 3, यहाँ 3 लाभ एक करते हैं। कार्बन की संख्या यहाँ पर 1 है और यहाँ कार्बन की संख्या 1 है, इसमें कोई छेड़खानी नहीं। अब इसके बाद हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे 4 दूनी 8 हुआ, यहाँ पे 3 दूना 6, 4 10 और 2 12। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर तो 6 से, तो 12 और 12। ऑक्सीजन की संख्या कितना हो गया? 3 दूना 6, यहाँ पे 6, ऑक्सीजन की संख्या हो गया 6 और 6। हो गया कि नहीं हीट और ट्रायल मेथड से बैलेंस? तो ऐसे ही बैलेंस करते हैं रिएक्शन को। तो क्या हुआ कि जब हम मैग्नीज कार्बाइड जो होता है वाटर में फुल्ली सोल्यूबल होता है। अब इसके बाद लास्ट कार्बाइड आता है जिसको हम लोग कहते हैं फेरस के कार्बाइड। ठीक है, जो आयरन के कार्बाइड होते हैं उनको ही बनाने का सेम तरीका। जब आयरन को कार्बन के साथ मिलाते हैं 2000 से 2200 डिग्री सेल्सियस पे, तो ऐसी स्थिति में यह फेरस के कार्बाइड बनाते हैं, फेरस के कार्बाइड बनाते हैं। इसी को आगे चलकर हम लोग सीमेंटाइन के नाम से जानते हैं। फेरस के कार्बाइड को हम लोग सीमेंटाइन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए, इट्स ऑल्सो नोन एज सीमेंटाइन, इट्स ऑल्सो नोन एज सीमेंटाइन। इट हैज अ मेटेलिक लस्टर, इट हैज अ मेटेलिक लस्टर। Its melting point is 1300 degree Celsius, 1300, and it burn at 150 degree Celsius in presence of air.
which are soluble in water and dilute HCl, which are soluble in dilute water and dilute HCl. हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है कोबाल्ट के कार्बाइड। कहते हैं कि अगर ये भी कोबाल्ट जो होता है कार्बन के साथ मिलकर कोबाल्ट के कार्बाइड बनाते हैं। कोबाल्ट के कार्बाइड तो बना लिए, अब ये कोबाल्ट के कार्बाइड जो होते हैं वह सॉलिड स्टेट में नहीं होते हैं, ये सॉलिड स्टेट में नहीं होते हैं, इसीलिए हम इसके कार्बाइड को उतना वैल्यू नहीं देते हैं। कार्बाइड तो बनाता है लेकिन इस सॉलिड स्टेट में पाया ही नहीं जाता है। और लास्ट बच गया क्या, निकेल, और निकेल कभी कार्बाइड का फॉर्मेशन करता ही नहीं है। तो ये है मेटल की कार्बाइड के या डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के कार्बाइड की कौन कौन से कार्बाइड कैसे पाए जाते हैं। दो तरह की कार्बाइड मिला, एक मिला आपको सॉल्ट लाइक कार्बाइड, एक मिला इंटरस्टिशियल लाइक कार्बाइड। सॉल्ट लाइक कार्बाइड में आपके 3 एलिमेंट्स मिल गए, कॉपर मिला, जिंक मिला और स्कैंडियम मिला। और बाकी जो इंटरस्टिशियल में होते हैं वो 6 एलिमेंट्स होते हैं। 6 एलिमेंट्स में से कॉपर जो होता है वो अपना फॉर्मेशन करता ही नहीं है। बाकी जो फेरस हो गया, मैग्नीज हो गया, उसके बाद कोबाल्ट नहीं फॉर्मेशन करता है। कॉपर जो होता है वो सॉल्ट लाइक में कहलाया जाता है। तो इसमें कोबाल्ट हो गया, फेरस हो गया, मैग्नीज हो गया, क्रोमियम हो गया, टिटेनियम और वेनेडियम। ठीक है, इसमें से कॉपर जो होता कोबाल्ट जो होता है अपने कार्बाइड के फॉर्मेशन करने के बाद वो सॉलिड स्टेट में नहीं होता है, इसलिए वो ज्यादा एग्जिस्ट मार्केट में नहीं करता है। निकेल तो बनाता ही नहीं है कार्बाइड का। तो कुल मिलाजुला कर ये पूरी कहानी होती है कार्बाइड का। अब आप लिखिए, नीचे हेडिंग डालिए, प्रॉपर्टी ऑफ इंटरस्टिशियल कार्बाइड। प्रॉपर्टी ऑफ इंटरस्टिशियल कार्बाइड लिखिए। They have metallic sign. They have metallic sign and high melting point. Metallic sign and high melting point. They are very much hard. They are very much hard and highly electrical conductivity and highly electrical conductivity. Highly electrical conductivity. They exhibit towards the chemical reactions. चलिए, तो इतनी कहानी जो है हम लोग सीख लिए इसके कार्बाइड्स के। अब देखिए, यहां से इस चैप्टर का लगभग 70% पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब बचा है इसका मात्र 30% पोर्शन, और 30% पोर्शन में एक टॉपिक सिर्फ है, वह है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कॉम्प्लेक्स। मतलब कि जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है सारे के सारे कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन करते हैं। अब जो कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन करते हैं तो आप हेडिंग डाल लीजिए, complexes of not complex, complexes formed by the elements of first transition series. The complexes formed by the elements of first transition series. अब देखिए, इसके जो कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन होते हैं इसमें 2 कंसेप्ट हम लोग को सीखना है। आपको बताएं 2 कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट क्या है। पहली चीज कि जब भी हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो उसमें 2 एलिमेंट्स की बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। एक बात जो होती है वह होता है डी ब्लॉक का एलिमेंट्स, और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के साथ जुड़ा हुआ
जो एलिमेंट्स होगा या कंपाउंड होगा वो इंपॉर्टेंट चीज होगा। तो कहते हैं कि अगर दिए गए स्ट्रक्चर में, जैसे में अगर हम एक स्ट्रक्चर दे K3FeCN6, मान लीजिए हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो अगर हमारे पास एक स्ट्रक्चर दिया गया है तो कहते हैं कि इस स्ट्रक्चर में सबसे पहले ढूंढेंगे कि डी ब्लॉक का एलिमेंट्स है कौन सा। तो यहां पे कौन सा एलिमेंट्स है? Fe। बाकी जो है पोटेशियम जो है वो S ब्लॉक का मेंबर, कार्बन P ब्लॉक का और नाइट्रोजन भी P ब्लॉक का। मतलब कि इस कंपाउंड में इकलौता डी ब्लॉक का एलिमेंट्स है वह है आयरन, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डी ब्लॉक का एलिमेंट्स एक आयरन तो हमको मिल गया। अब इसके बाद जो एलिमेंट्स हमारा इस डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के साथ डायरेक्ट अटैच्ड है, जैसे इस फेरस के साथ ये साइनाइड जो है डायरेक्ट अटैच्ड है, तो जो फेरस के साथ जो एलिमेंट्स या कंपाउंड डायरेक्ट अटैच्ड होता है वही आगे चलकर लीगेंड्स के नाम से जाना जाता है। क्या नाम होता है? लीगेंड्स के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, जो डी ब्लॉक का एलिमेंट्स होता है उससे हम लोग कहते हैं सेंट्रल एटम। बड़े आगे चलकर बहुत टर्म यूज होने वाला है। तो क्या सीखे हम लोग कि सेंट्रल एटम किसे कहते हैं? तो कॉम्प्लेक्स में जो डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है वह जनरली सेंट्रल एटम कहलाता है। और सेंट्रल एटम से जो S और P ब्लॉक का एलिमेंट या कंपाउंड अटैच्ड होता है उसे हम लोग कहते हैं उसे कहते हैं हम लोग लिगेंड्स, ठीक है। तो कहते हैं कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल एटम से जुड़ा हुआ जो भी S और P ब्लॉक का एलिमेंट या कंपाउंड होता है, फिर समझिए, किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल एटम से, ये है सेंट्रल एटम, ये है लिगेंड, ठीक है। तो कहे कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल एटम से जो भी कंपाउंड या एलिमेंट्स जुड़ा हुआ रहता है उसकी नंबर, मतलब उसकी संख्या इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। ध्यान रखेंगे क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर? किसे कहते हैं कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सेंट्रल एटम के साथ जो एलिमेंट्स या कंपाउंड डायरेक्ट अटैच्ड होता है वह नंबर, यानी इसका नंबर क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। मतलब कि इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 सियानाइड से जुड़ा है तो मतलब हो गया 6, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आ गया कोऑर्डिनेशन नंबर का। हम कहते हैं कि एक और नंबर आते समय कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ये क्या होता है? तो कहते हैं किसी भी एलिमेंट्स या कंपाउंड को या कोई खासकर एलिमेंट्स को अपने ऑक्टेंट को कंप्लीट करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन वो देता है या लेता है वह नंबर उस एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। जैसे यहां पे अगर हमें फेरस का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना हो तो जिसे कैलकुलेट करना होता है उसे क्या मानते हैं हम लोग? X। आपको पता है कि साइनाइड जो काम करता है वो कितने पे काम करता है? -1 पर, क्योंकि नाइट्रोजन करता है -5 पर, कार्बन करता है किस पर? +4 पे। -5 में से घटता है तो 4 होता है। साइनाइड हमेशा -1 पे काम करता है। तो मतलब कि यहां पोटेशियम जो होता है S ब्लॉक का होता है तो ऑलरेडी ये +1 पे काम करता है। तो 3 संख्या में है पोटेशियम, 3 गुणे 1 फेरस का निकालना है। X मान लिए 6 की संख्या में -1 इक्वल टू कितना? 0। तो ये कितना हो गया? 3 + x - 6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +3। गौर से देख के बताइए। तो कहते हैं कि यहां पे ये जो X निकला ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकला, और जो संख्या 6 है ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ। याद हमेशा रखेंगे
कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। ये नहीं कह देंगे कोऑर्डिनेशन नंबर इज आल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर इज आल्सो नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। आप बिल्कुल पाप कर रहे हैं, इस तरह के पाप ना करें। तो कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर दोनों की कंसेप्ट जो होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है। अब इस ऑक्सीडेशन और कोऑर्डिनेशन नंबर का जो रिलेशनशिप होता है कि +2 कोऑर्डिनेशन नंबर +4 +5 और +6, जनरली हमारे पास 4 कोऑर्डिनेशन नंबर के कंसेप्ट मिलते हैं पूरे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में, ठीक है। ये 4 तरह के जो कोऑर्डिनेशन नंबर मिलेंगे, ये बहुत अच्छे तरीके से आपको हम जब अगला लेक्चर शुरू करेंगे तो उसका पहला ही टॉपिक होगा कि अगर +2 +4 +5 और +6 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा तो उसका ज्योमेट्री कैसा होगा। आपको एकदम बेसिक तरीका बता देंगे जिससे आप किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आप कंपाउंड देखकर बता देंगे कि उसका ज्योमेट्री क्या है, विदाउट एनी कैलकुलेशन। आप ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन आपको बिल्कुल याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है कि आप जैसे अगला लेक्चर जब हम आपको देंगे उसमें आपको पहला ही कंसेप्ट हम सिखाएंगे कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर +2 हो तो उसका ज्योमेट्री क्या होगा, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। फिर अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो तो उसका ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, 5 हो तो क्या होगा और 6 है तो क्या होगा, ठीक है। तो हम मिलेंगे ठीक अगले क्लास में जहां पर हम लोग सीखेंगे इसका ज्योमेट्री, इसका कंपाउंड और कंपाउंड का प्रॉपर्टी और प्रिपरेशन मेथड। आज इतना ही। और आप याद रखेंगे कि सजेशन में अगर जो टॉपिक आपको छूट रहा है या ऐसा लग रहा है कि काफ़ी डिफिकल्ट लग रहा है, आप उस टॉपिक को हमें सजेस्ट कर दीजिएगा, हम आपको पार्टिकुलरली उस टॉपिक पर वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे। थैंक यू सो मच।